Good morning, members. This is the second video on IBC MCQs. This is C. Abhishek S. Chauhan. This specifically for insolvency professionals and registered valuer exams conducted by IBBI. Please go through the first video once, then only this second video will be more helpful for you. So here we are starting. Question number 53. Who is the financial creditor under the IBC code? The person who is not an operational creditor, not related to operations. For example, a banker, financial institution, etc. is called financial creditor. But as per the answer, any person to whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred to, कि अगर मैंने लिया था पर मैंने अब आगे किसी को ट्रांसफर लीगली कर दिया हुआ है तो वो भी मेरा फाइनेंशियल क्रेडिटर बन सकता है ना. एनी पर्सन टू हुज द क्लेम ऑफ सर्विसेज सेकंड पार्टी, ये नहीं है इसके आंसर. द ए इज द करेक्ट आंसर. डज द फाइनेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स? बिल्कुल यस. द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड बोथ कैन बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. Yes, the financial creditor includes a secured creditor. Application for the corporate insolvency resolution can be filed by financial creditors by itself also or by jointly. वो अकेला चाहे HDFC से भी लोन लिया है किसी कंपनी ने, ICICI से भी लिया है, किसी और से भी लिया है, तो तीनों मिलके चाहे तो भी जा सकते हैं रेजोल्यूशन प्लान के लिए या रेजोल्यूशन के लिए अंडर दिस पर्टिकुलर कोड, और अकेला भी जा सकता है ना. सो बोथ ए एंड बी. बट आईआरपी के साथ नहीं. आईआरपी का नाम प्रपोज करना होता है, उसके साथ मिलके नहीं जा सकते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल डेट? इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? पहला है any amount raised by acceptance under any acceptance credit facility or its dematerialized equivalent receivable sold or discounted other than any receivable sold on non रिकोर्स बेसिस. ठीक है, जो आप लोगों के पास आरसेल को या स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को आप लोग बेच देते हो आजकल. एनी अमाउंट रेज्ड परसुएंट टू एनी नोट परचेज फैसिलिटी ऑन इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, नोट्स एटसेट्रा, बट कॉन्ट्रैक्ट टू पे रेंट फॉर द यूज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. दिस इज ऑपरेशनल क्रेडिटर. ये बिजनेस के ऑपरेशन से जो रिलेटेड है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर. उसके अलावा जो बिजनेस के ऑपरेशन से डायरेक्टली लिंक में नहीं है, कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो कभी भी आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं होते हैं ना. सॉरी, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं फाइनेंशियल. जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, जो उसके अलावा हैं वो फाइनेंशियल डेट है. तो उन्होंने पूछा था कौन सा नहीं है, तो जो ऑपरेशनल है वो फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं. फाइनेंशियल डेट मीन्स अ डेट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इफ एनी विच इज डिस्पर्स्ड अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इंक्लूड्स. जो जिसके बदले में आपसे कंसिडरेशन जो लिया जाता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बेसिकली इंटरेस्ट कंपोनेंट चार्ज किया जाता है. मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ डेट. यस सर. एनी अमाउंट रेज फ्रॉम एन अलॉटी अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. दैट इज एन अमाउंट जो अगर आप लोगों से बिल्डर्स रिकवर कर लेते हैं. द अमाउंट ऑफ एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लीज और हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट. जो भी अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट और हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट इज also a financial debt. All of the above is the financial debt means along with this is, है ना. तो ये आप लोगों का क्या है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में आ जाता है. The date on which a financial creditor, corporate applicant or operational creditor makes an application to the adjusting नहीं होगा, ये adjudicating word होगा, misprint है, for initiation corporate insolvency resolution process is called initiation date. That is called, technical term is for that is initiation date. As per 525, person means a person who individually or jointly with any other person submits a resolution plan to resolution professional pursuant to the invitation made under clause H of subsection 2 of section 25. 25(2)H के अंडर जो इनविटेशन दिया था रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने, उसको 525 के अंडर कौन सा वो पर्सन होता है जो अपना एक रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है, अपना एक रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है, उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. जो बोलेगा कि चलो मैं चलाता हूं इस कंपनी को. ठीक है. एज पर 527, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मीन appointed to conduct the corporate CIRP process and includes an interim resolution professional. कौन सा वो वाला पर्सन होता है? प्रैक्टिसाइजिंग कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट ना. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एग्जाम होता है, IBBI ही कंडक्ट करता है. इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड मीन द पीरियड ऑफ
180 days beginning from the insolvency commencement date and ending on 180th day। पर इसमें जो है अमेंडमेंट या एक्स्ट्रा एडिशन एक बार सिर्फ हो सकती है 90 डेज तक की, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज 180 डेज। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन इनिशिएट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन? कौन सा वाला सेक्शन है? सेक्शन नंबर अगर याद रखने के लिए बोलेंगे तो सेक्शन नंबर इज 7, जिसके अंडर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो इनिशिएट कर सकता है। An application for the CIR corporate insolvency resolution can be filed by financial creditor to adjudicating authority by itself or jointly with any other person on behalf of the financial creditors, है ना। तो उसके behalf पर अकेले या jointly और severely ये फाइल कर सकते हैं। अगर सबको लग रहा होगा, सब कर सकते हैं इकट्ठा होके, एक को लग रहा होगा तो एक अकेला भी कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट फॉर हिम शुड बी 1 लाख और मोर, जो कि 1 करोड़ अब हो चुका है ना, पर आपके एग्जाम्स के लिए 1 लाख ही रखना है यार। An application by the financial creditor to adjudicating authority can be filed when the default has occurred to any financial creditors of the corporate debtor, when the default has occurred to financial creditors, है ना। when the default has occurred to financial creditors of the corporate debtor, when the default has occurred to financial creditor, ये more or less same ही terminologies हैं, इसलिए इन्होंने B, both A and B is the answer. Financial creditor along with the application shall furnish record of the default recorded with the information utility, record or evidence of default as may be specified, record of default recorded with the financial creditor। अपने पास क्या रिकॉर्ड है वो नहीं, जो उसको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से मिल सकता है, या अब उसके रिकॉर्ड के जो एविडेंसेस हैं वो उसको देने हैं। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। The financial creditor along with the application shall furnish the name of the resolution professional who will act as IRP। क्या ये नाम देना मैंडेटरी है? आंसर इज यस। हाँ, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जब जाते हैं रेजोल्यूशन के लिए तो ये नाम देना जो है मैंडेटरी नहीं होता। Which of the following is need or need not to be submitted along with the application for initiation corporate insolvency resolution process? नेम ऑफ द लिक्विडेटर नहीं देना है, बल्कि ये सोच के चलाना है इसको कि हम चलाएंगे अभी। लिक्विडेटर का नाम दे दिया फिर क्या हुआ है ना, फिर तो खत्म होगी कंपनी। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर जब उसके पास एप्लीकेशन रिसीव होगी तो वो ये पता लगाएगी कि क्या सच में ही देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ डेट और डिफॉल्ट और नॉट। The adjudicating authority accepts the application by financial creditors if it is satisfied that the default has occurred and there is no disciplinary proceedings against the proposed resolution professional। जो IRP की तरह अपॉइंट होगा उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं है 14 दिन के अंदर अंदर। The adjudicating authority rejects the application by financial creditors if it is satisfied that default has not occurred, there are disciplinary proceedings against the IRP and application is incomplete। फिर वो आपको 7 days का एक्चुअली टाइम भी देते हैं अगर कोई एप्लीकेशन में इनकम्प्लीटनेस है कि आप इसको ठीक से फाइल कर लो, है ना। Which of the following is considered as the insolvency commencement date? Initiation date जब वो जाते हैं, commencement date for corporate process, date of admission of application by the adjudicating authority को हम लोग इस CIRP की commencement date जो है वो मान लेते हैं। Where the interim IRP जो है interim resolution professional is not appointed in order admitting application under 7, 9 and 10, the insolvency complete commencement shall be date of appointment। अगर उसमें अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जिस दिन अपॉइंट होगा उस दिन से कमेंसमेंट आपकी शुरू होगी और उस दिन से फिर आपके 180 दिन जो है वो होना शुरू हो जाएंगे, है ना। उसके बाद adjudicating authority shall communicate the order to the financial creditor and the debtor within 7 days of admission or rejection of the application। 14 दिन के अंदर अंदर वो डिसाइड करेगा, उसके बाद एडमिशन और रिजेक्शन के 7 दिनों के अंदर अंदर वो कम्युनिकेट करेगा अपना ऑर्डर। Which of the following constitute the IRP cost? इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट को इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट मान लिया जाएगा जो कि उसमें से रिकवर करी जाएगी? Any cost incurred by resolution professional in running the business of the corporate debtor as a going concern, जो खर्चे होंगे उसको चलाने के ऊपर बिल्कुल कॉस्ट है। Any cost incurred at the expense of government to facilitate the insolvency resolution process, सरकार के जो खर्चे उस प्रोसेस के ऊपर। The fees payable to any person acting as resolution professional, जो resolution professional की तरह काम कर रहा है उसको पे ये करे गए सैलरीज एंड ऑल भी इसका पार्ट बनेंगे जिनको हम लोगों ने पेमेंट करी। Which of the following does not constitute the insolvency resolution process cost? क्या क्या उस कॉस्ट का पार्ट
नहीं होते हैं। द अमाउंट ऑफ एनी इंटरिम फाइनेंस, द कॉस्ट इनकर्ड इन रेजिंग इंटरिम फाइनेंस, द फीस पेबल टू एनी पर्सन एक्टिंग एज रजिस्ट्री, ये तीनों खर्चे अभी भी पढ़ा हमने, ये पार्ट कॉस्ट का पार्ट होते हैं। any payment of fees for the services of an insolvency professional to any person other than the insolvency professional, ठीक है। तो अगर वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अलावा किसी प्रोफेशनल को फीस दे रहे हैं, सर्विसेज ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एनी पर्सन अदर देन द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो वो हमारे कभी भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की कॉस्ट नहीं मानी जाती। बिफोर रिजेक्टिंग द admission of an application for corporate insolvency resolution, the applicant will be given how many days to ratify the defects in the application? 7 दिन, अभी अभी डिस्कस किया हमने। When the adjudicating authority admits the application for corporate insolvency resolution, it conveys the decision to, ये किसको, जब एडमिट होगी तो किसको कन्वे करेगा? जिसने वो दी गई होगी एप्लीकेशन, कमिट जो आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उसको भी, और जो आपका कंपनी है दोनों को ही वो कम्युनिकेट कर देगा। When the adjudicating authority rejects the application for corporate insolvency resolution, it conveys the decision to only financial creditor. फिर कंपनी को नहीं ये इन्फॉर्मेशन देगा कि जी, कंपनी को भी इन्फॉर्मेशन देता है कि फलाने बंदे ने दी थी ताकि उसकी इज्जत थोड़ी सी खराब ना हो। तो अगर एक्सेप्ट हो जाती है फिर तो देखो कंपनी के पास भी इन्फॉर्मेशन जाएगी, और क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फिर काम जो है वो कहीं ना कहीं आईआरपी करना शुरू कर देगा। पर अदरवाइज अगर रिजेक्ट हो जाती है तो सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को दी जाएगी इन्फॉर्मेशन। एज पर 520 IBC, a person to whom an operational debt is owed is called operational creditor, पहले भी एक्सप्लेन हो चुका है। Who is operational creditor? जो आपके डेट को ओन करता है या आपने उसको पेमेंट देनी है इन द ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस। To whom an operational debt is owed and includes any person to whom which such debt has been legally assigned or transferred. Then which of the following is not an operational debt? Deferred income tax is operational debt. Payment to be made to supplier of the company, retirement benefits payable under the pension plan employees के लिए है, any amount raised under any transaction including any forward sale or purchase agreement having the commercial effect of a borrowing, कोई ट्रांजेक्शन करा हुआ है हम लोगों ने फॉरवर्ड परचेज एग्रीमेंट से या कुछ, जिसकी वजह से जो एक लोन की तरह का ट्रांजेक्शन क्रिएट हो रहा है। Which of the following statement relating to operational creditor is true? इनमें से कौन सा ट्रू है? All unsecured creditors are not operational creditors, but all operational creditors are always unsecured creditors. जो भी अनसिक्योर्ड है सारे के सारे, वो जरूरी नहीं है कि ऑपरेशनल ही हूं, ठीक है। कोई ऐसा क्रेडिटर जिसको कि हमने बिना सिक्योरिटी के पैसा लिया हुआ है ना, पर जो ऑपरेशनल है वो सारे के सारे हमेशा जो क्या होंगे, अनसिक्योर्ड ही होते हैं ना। Which of the following statement relating to a workman employee is true? Workmen or employees are past payments whose past payments are due do not come under the definition of operational creditor. Workmen and employees whose past payments are due come under the definition of operational creditor. वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज, हाँ, अगर बाद में जब लिक्विडेशन का हम सीखेंगे तो विद इन लास्ट 24 मंथ्स की जिनकी पेमेंट्स होती हैं वो पहले पे करी जाती है ना। वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज whose past payments are due are independent, do not have relationship operational, नहीं, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं बिजनेस के रिलेशन में। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन इनिशिएट? सेक्शन 9, सेक्शन 7 के अंडर जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर जा सकता है, और सेक्शन 9 के अंडर ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है वो जा सकता है। एन ऑपरेशनल क्रेडिटर मे ऑन अकरेंस ऑफ अ डिफॉल्ट deliver डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ द इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट टू कॉर्पोरेट डेटर। कंपनी को देगा कि भाई 10 दिन के अंदर मेरी पेमेंट कर दो या कोई डिस्प्यूट साबित कर दो, अदरवाइज मैं चला फिर एनसीएलटी के पास, है ना, या डीआरटी के पास। अ डिमांड नोटिस मींस अ नोटिस सर्व्ड बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर टू कॉर्पोरेट डेटर डिमांडिंग रीपेमेंट ऑफ ऑपरेशनल डेट अलोंग विद द इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिफॉल्ट हैज अकर्ड। द कॉर्पोरेट डेटर विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, अभी मैंने ऊपर बोला 10 डेज के अंदर अंदर या तो वो उसका डिस्प्यूट साबित कर देगा या वो उसको पेमेंट कर देगा, तो आगे नहीं चलेगा फिर ये सिस्टम। कॉर्पोरेट डेटर शैल ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर द रिकॉर्ड ऑफ pendency of the suit or arbitration proceedings filed before the receipt of such notice or invoice in relation to dispute, ठीक है। तो अगर वो डिस्प्यूटेड है कोई चीज तो फिर वो उसके नोटिस में ला देगा 10 दिन के अंदर अंदर। The corporate debtor shall bring to the notice of operational debtor the repayment of unpaid operational debt by sending an attested copy of the record of electronic transfer of
अनपेड अमाउंट बाय सेंडिंग अटेस्टेड कॉपी कि हम लोगों ने सेंडिंग अटेस्टेड कॉपी द रिकॉर्ड दैट ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज एनकैश्ड अ चेक इशूड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। दोनों के तरीके से वो पेमेंट अपनी शो कर सकता है कि भाई मैंने पैसे दे दिए हो, या नहीं तो डिस्प्यूट साबित करेगा वो। फिर अगेन कितने दिनों के अंदर अंदर उसे पे करना पड़ेगा? 90th क्वेश्चन इज सेम अगेन, 10 डेज के अंदर अंदर जो है वो पेमेंट रिसीव होनी चाहिए। अदरवाइज वो या तो डिस्प्यूट साबित होना चाहिए, रिसीव पेमेंट मिल जानी चाहिए, नहीं तो फिर वो आगे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए जा सकता है। An operational creditor along with application furnish a copy of invoice demanding the payment. An affidavit to that there is no notice given by the corporate debtor relating to a dispute of unpaid operational debt. A copy of the certificate from the financial institution maintaining accounts of the operational creditor that no payment is received. अब अगर मैं आज के टाइम के हिसाब से बोलूं, दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। ये ए और बी करेक्ट है। ये कॉपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट एंड उसके बाद एक्ट ने भी बोल दिया हुआ है कि दिस इज रिकमेंडेटरी इन नेचर, ये दी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है, जो सर्टिफिकेट है हमारे पास, है ना। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन 14 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाई ऑर्डर रिजेक्ट और एक्सेप्ट, ऑलरेडी आ चुका था, वो सेम ही टाइम लिमिट्स हैं जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए है, वही ऑपरेशन के लिए है। बिफोर रिजेक्शन यहाँ पे भी 7 दिनों का टाइम दिया जाएगा। 94 adjudicating authority accepts the application by financial creditor if it is satisfied that a default has occurred or no कोई disciplinary proceeding नहीं, वो सारी प्रोसेस सेम चल रही है जो आपकी फाइनेंशियल क्रेडिटर की थी। adjudicating authority shall ascertain the existence of default, वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के बेस पे करेगा या एविडेंसेस जो फर्निश किए उसने उनके बेस पे, जो डाटाबेस है सेंट्रलाइज उससे पता लगा सकता है डिफॉल्ट है या नहीं, या फिर जो उसकी तरफ से इंफॉर्मेशन आई जिसने ये एप्लीकेशन दी। Which statement regarding the information utility is correct? Information utility shall collate and disseminate financial information to facilitate insolvency resolution. Information provide करता है। From whom does information utility get information of assets in which security interest is created? किससे मिलेगी इंफॉर्मेशन जिसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी जो है उन्होंने एक तरीके से मॉर्टगेज सॉर्ट ऑफ करा हुआ, इंटरेस्ट क्रिएट करा हुआ है। देन फाइनेंशियल क्रेडिटर से भी मिल सकती है एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर, दोनों से ही उनके पास जो जो मॉर्टगेज रखी हुई है उनके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कैन इनिशिएट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन? द अंडर सेक्शन इज 10। 3 है, सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर जा सकता है, सेक्शन 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर और सेक्शन 10 में आपका कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनी खुद, है ना। देन which the corporate applicant shall along with the application furnish the book of account of corporate applicant, other documents of corporate applicant, resolution professional proposed, तो तीनों की इंफॉर्मेशन देनी है। देन 100th क्वेश्चन इज which along the following is not entitled to initiate corporate insolvency resolution process? कौन सा पर्सन नहीं जा सकता है? कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन मेड, बहुत देर हो चुकी है, ऑलरेडी लिक्विडेशन का ऑर्डर आ चुका है, तो अब आप अब उसको, क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान इज बेसिकली कि चलाने की कोशिश करते हैं, अब बंद होने के खुद ही ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो अब इसमें कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते, है ना। दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ आईबीसी। Please go through them. For the more videos, do subscribe this channel so you get complete information as and when the new video is uploaded.